यो गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो गाइस, होप करता हूँ बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। राजावत फैमिली का आना। अब आगे वहीं दूसरी तरफ राजावत विला में सब लोग रेडी हो चुके थे, लेकिन अगर कोई नहीं जा रहा था तो वह थे दादाजी और दादी जी, जो हमारे मफिन एंड कप केक की देखभाल के लिए रुकने वाले थे। खैर दादाजी का वैसे भी मन नहीं था वहां जाने का, और दादाजी की वजह से दादी जी भी नहीं जा रही थी, क्योंकि वह दादाजी की हालत को बहुत अच्छे से समझ रही थी। इसलिए दादाजी और दादी जी घर पर रुकने वाले थे। बाकी सभी लोग रेडी हो चुके थे, एक एक करके जाने लगे थे। आयशा ने अपने दादाजी को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन दादाजी ने ये कहकर मना कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं जाना चाहते। दादाजी को आयशा ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, वह भी दादाजी का ख्याल रखना को बोलकर अभिषेक और अभिमन्यु के साथ निकल जाती है। थोड़ी देर में एक बार फिर काफी सारी कार का काफिला जाकर बैंक्वेट हॉल के बाहर रुकता है। कम से कम कर थी दो कार में तो बॉडीगार्ड थे, जो बेल ट्रेन थे उसमें से बॉडीगार्ड उतरते हैं और दोनों कार्स का डोर ओपन करते हैं, और उनमें करण जी कीर्ति जी के साथ निकलते हैं। जहां करण जी ने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, उनके साथ ही ब्लैक कलर की साड़ी में कीर्ति जी बेहद खूबसूरत लग रही थी। हालांकि 45 की उम्र में भी कीर्ति जी ने अपना फिगर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, जैसे कोई 30 साल की लड़की है। वही यही हाल करण जी का भी था, उन्होंने भी अपने फिगर अपनी सेहत को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। 47 साल की उम्र में वह किसी 30 साल के नौजवान की तरह लग रहा है। दूसरी कार में से अनिल जी और अनुष्का जी बाहर आते हैं, उन्होंने भी ब्लैक कलर का ही थीम ड्रेस पहना हुआ था। जहां ब्लैक कलर का कस्टम मेड सूट अनिल जी ने पहना था, वही ब्लैक कलर की बनारसी साड़ी में अनुष्का जी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों कपल एक दूसरे का हाथ थाम कर अंदर की तरफ चले जाते हैं। बॉडीगार्ड उनको करते हुए चल रहे थे। वहीं मीडिया को एक नई न्यूज मिल गई थी, राजावत फैमिली के बारे में एक नया मसाला मिल गया था। राजावत फैमिली इंडिया में मौजूद है, ये बात किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन आज सभी राजावत फैमिली के बॉडीगार्ड को देखकर ही पहचान चुके थे कि यह लोग एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि लंदन में रहती थी। अब सवाल ये था कि वह कब आए और किस लिए आए हैं। वह दोनों कपल एक दूसरे का हाथ थाम कर बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर चले जाते हैं। वही बैंक्वेट हॉल में सभी लोग अपनी जगह पर बैठ चुके थे कि तभी एक बार फिर अफरा तफरी होती है, और शोर सुनकर सबकी नजर ओबरॉय फैमिली एंड थे राजपूत फैमिली की नजर एंट्रेंस की तरफ जाती है, जहां से रॉयल बॉडीगार्ड चलते हुए आ रहे थे। रॉयल बॉडीगार्ड को देखकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर रॉयल बॉडीगार्ड यहाँ कर क्या रहा है। अब रॉयल बॉडीगार्ड की पहचान ये थी कि उनका ड्रेस कोड गोल्डन कलर का होता था, इसी वजह से सब पहचान गए थे कि यह रॉयल बॉडीगार्ड से राजपूत फैमिली एंड ओबरॉय फैमिली की कंफ्यूजन 2 मिनट में ही दूर हो जाती है जब उन्होंने राजावत फैमिली को देखा। हालांकि सभी जानते थे कि राजावत फैमिली एक रॉयल फैमिली है, लेकिन कोई उनके यहां आने का मकसद नहीं जान पाया था। वहीं दूसरी तरफ राजावत फैमिली ने ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली को देखा तो कीर्ति जी की पकड़ करण जी पर काश गई, और करण जी उनको देखकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर सहलाते हैं, और उसके बाद कीर्ति जी को देखकर एक स्माइल करते हैं, तो कीर्ति जी भी उन्हें छोटी सी स्माइल पास करती है, जिसके बदले में वह लोग एक अलग एरिया सारी फैमिली बेचने वाली थी। राजपूत फैमिली एंड ओबरॉय फैमिली के साथ ही राजावत फैमिली भी बैठ जाती है। हालांकि दोनों फैमिली राजावत फैमिली से कैजुअल मिली थी, बस सिंपल सा है हेलो, और अपनी जगह पर बैठ गए थे सभी लोग। लेकिन कुलभूषण जी की नजर इस वक्त करण जी पर टिकी हुई थी। करण जी को देखकर ना जाने क्यों उन्हें कोई बहुत याद आ रहा था। वही कुंती की जो मौजूद थी, वह करण को देखकर बस देखे जा रहे थे, उनकी नजर बस करण जी पर ही टिकी हुई थी। वही करण जी इस बात से अनजान नहीं थे, वह भी अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। स्टेज के सामने पहले ही लाइन में सारी फैमिली बैठी हुई थी, उसके बाद जितने लोग, जितने बिजनेस पार्टनर, जितने भी मेंबर्स थे सब बैठे हुए थे, उसके बाद सारी ऑडियंस बैठी हुई थी। तभी एक होस्ट दौड़ता हुआ स्टेज पर आता है और सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, स्वागत है आप सबका इस उभरती शाम में, दिल थाम कर बैठिए, कुछ ही देर में फैशन शो शुरू होने वाला है। हर कंपनी की तरफ से यहाँ पर जितने भी मॉडल और जितने भी ड्रेस प्रेजेंट है सबको प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस शाम को और भी हसीन बनाने के लिए, प्लीज वेलकम अरहान सिंह राजपूत, आरव ओबरॉय और लास्ट नॉट थे लिस्ट अव्यान राजावट। तालिया की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है कि तभी एंट्री होती है अर्नव की। अर्नव ओबरॉय लाइट पर्पल कलर के बिजनेस सूट में वह अपने एटीट्यूड के साथ चलते हुए स्टेज पर आता है, जहां पर उसकी एक सीट थी, वह वहां जाकर बैठ जाता है। उसी के बाद एंट्री होती है हमारे अव्यान की। अव्यान अपनी बॉडीगार्ड के साथ चलते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बैंक्वेट हॉल में एंटर करता है और सीढ़ियों से होते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल न के बराबर। वहीं दूसरी तरफ
4 से 5 कार का काफिला जाकर एंट्रेंस पर रुकता है। उसमें से एक शख्स बेहद कोल्ड एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ कार से उतरता है। इस वक्त वह अपनी वॉच को ठीक करते हुए अपने कदम एक पल के लिए रोककर तिरछी निगाहों से उन मीडिया रिपोर्टर को देखा है और उसके बाद उसके जितने भी बॉडीगार्ड थे उसे करते हुए वह शख्स अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देता है। ब्लू आंखें और डार्क ब्राउन कलर का बिजनेस सूट पहने हुए वह शख्स अपने कदम तेजी से अंदर से बढ़ा देता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कौन है, यह अरहान सिंह राजपूत है। अरहान जैसे ही अपने कदम बैंक्वेट हॉल में रखता है तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वह अपनी नज़र पूरे बैंक्वेट हॉल में घूमकर देखकर उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक जाती है। वह था एक एरिया, पतली सी गली सी होते हुए उसके साइड पीछे भी एक बड़ा सा लॉन था। उसे दिशा में देखते हुए अरहान काफी देर तक खड़ा था वहां पर। फिर उसके बाद वह गहरी सांस लेकर अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा देता है। अरहान की फेस पर एक्सप्रेशन बिल्कुल ना के बराबर थे, आंखें बिल्कुल बर्फी ठंडी थी और उसके आसपास से निकल रहा ऑरा जो उसे और भी खतरनाक बन रहा था। बैंक्वेट हॉल में जो अब तक शोर हो रहा था वह अरहान के आने से शांत हो जाता है और अरहान अपनी शेर जैसी चाल चलते हुए स्टेज की सीढ़ियां पर से होते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। अरहान के एक बगल में अर्नव तो दूसरे बगल में अव्यन बैठा हुआ था। अर्नव अरहान को देखकर अपनी नजरें उससे पर से हटाकर अपने फोन में गड़ा देता है। वही अव्यान को जैसे यहाँ पर मौजूद किसी से भी कोई भी मतलब नहीं था, वह आराम से अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। तीनों ही सख्त पर्सनैलिटी के मालिक थे, तीनों ही सख्त ऑरा रखते थे, लेकिन इन सब में दो सबसे ज्यादा और सबसे ठंडा एक्सप्रेशन अगर किसका था तो वह अरहान और अव्यान का था। खैर थोड़ी ही देर में एक बार फिर होस्ट जो थोड़ी देर पहले आया था उसी के साथ एक लड़की थी जिसे शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और ऑफ शोल्डर था और वह मुस्कुराते हुए तीनों शख्सियत को देखकर अपने बगल में मौजूद शख्स को देखकर होस्टिंग करने को कहती है। तो वह होस्ट पहले उसे लड़की को देखकर कहता है, तीनों पर से अपनी नजर हटाए रखो क्योंकि तीनों ही बहुत खतरनाक है। अभी होस्ट कोई और अनाउंसमेंट करता कि उससे पहले ही एक बार फिर शोर होता है। सबकी नजर उधर जाती है जहां बाकी सब बॉयज आ रहे थे। आकाश और प्रियम भी इस वक्त आ चुके थे और वह दोनों अर्नव को देखकर हम सब का इशारा करते हैं। थम्स अप का इशारा पाकर अर्नव अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और उसके बाद होस्ट सब की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आज शाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस कंपनी को प्रेजेंट करेंगे उन मॉडल का प्लीज मोस्ट वेलकम ऑल मॉडल्स एंड डिजाइनर। धीरे धीरे करके सभी मॉडल अपनी डिजाइनर ड्रेस के साथ रैंप वॉक करने लगती है और यह सब दूसरी कंपनियों की थी मॉडल। तकरीबन 10 से 15 मिनट यह मॉडल्स रैंप वॉक करती है और उसके बाद वह सब चली जाती है और उसके बाद एक बार फिर होस्ट अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, प्लीज मोस्ट वेलकम ओबरॉय फैमिली मॉडल और डिजाइनर। ओबरॉय फैमिली में सबसे आगे जो थी वह थी कश्वी। कश्वी को देखकर ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए उसका सम्मान करते हुए उसे प्रोत्साहन करते हैं। धीरे धीरे करके सभी मॉडल और उनके साथ जो डिजाइनर थी वह सभी डिजाइनर साथ में आती है और थोड़ी देर में उनका रैंप वॉक खत्म हो जाता है और वह लोग वापस चले जाते हैं। इसके बाद अब बारी थी राजपूत कंपनी के मॉडल की। धीरे धीरे करके वह सभी आगे आता है और अपना रैंप वॉक करके बड़ी अदा के साथ अपने ड्रेस को फ्लेक्स करते हुए चल रही थी और फिर वहां से अपना रैंप वॉक कंप्लीट करके वह भी चले जाते हैं। अब बारी थी ट्रिपल ए कंपनी की। ट्रिपल ए कंपनी की बात सुनकर अरहान जो अपने फोन में लगा हुआ था उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था ये फैशन शो वगैरह देखने में, लेकिन फिर भी वह यहाँ मौजूद था। लेकिन उसकी नजरें बराबर अपने फोन पर बनी हुई थी। ट्रिपल ए कंपनी का नाम सुनकर उसकी नजरें अचानक होस्ट की तरफ जाती है। होस्ट मुस्कुराते हुए सबको अनाउंस करके बता रहा था कि थोड़ी देर में ट्रिपल ए कंपनी की ओनर और उनके साथ सारी मॉडल भी यहाँ पर रैंप वॉक करेंगे। सबकी नजरें अब स्टेज पर थम चुकी थी क्योंकि सबने सुना था कि ट्रिपल ए कंपनी इन 2 सालों में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंची है, लेकिन किसी को भी इसके रियल ओनर के बारे में जरा भी नहीं पता था। शी इज लिटिल जान ऑफ माई हार्ट। सबसे पहले मॉडल जो थी वह थी अंशी। अंशी ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का मरमेड गाउन पहना हुआ था जो उसे पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। अंशी मुस्कुराते हुए बड़ी ही अदा के साथ चलते हुए रैंप वॉक करके एकदम स्टेज के पिक पर आकर रुक जाती है और सबकी तरफ देखते हुए हाथ वाव करते हुए फ्लाइंग किस हवा में उछाल देता। इसके बदले में सभी लोग फूटिंग करने लगते हैं क्योंकि अंशी कोई आम मॉडल तो थी नहीं, अंशी एक इंटरनेशनल मॉडल थी। जाहिर था उसके इंटरनेशनल के साथ साथ काफी सारे फन थे, उसके फन यहाँ भी मौजूद थे। अंशी मुस्कुराते हुए उन सभी को देखकर अपने हाथों से दिल बनाती है और सबको देखकर वहां से साइड में खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर अभी भी लंबी मुस्कुराहट मौजूद थी। अंशी के बाद धीरे धीरे करके मॉडल आती है और एक एक करके स्टेज पर लाइन में खड़ी हो जाती है। सबसे लास्ट में थी हमारी आशा। आयशा ने इस वक्त सिल्वर डायमंड साड़ी पहनी थी जो उसे पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। बालों का हल्का सा जुदा किया हुआ था, कानों में हल्की इयररिंग स्टड मौजूद थे, गले में हल्की चेन थी और एक हाथ में ब्रेसलेट तो दूसरे में वॉच थी।
जैसे जैसे मॉडल साड़ी आ रही थी एक एक करके खड़ी हो जा रही थी। अब बारी थी तो आयशा के आने की, इसलिए वह गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके खोलती है और खुद को हिम्मत देते हुए धीरे धीरे चलते हुए स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ाती है कि तभी उसकी दिल की धड़कन में बेतहाशा धड़कने लगती है और वह अपने दिल की धड़कनों को काबू में करके गहरी सांस लेती है। एक बार अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके खोलती है और मुस्कुराहट अपने होठों पर सजे हुए अपने कम बैक स्टेज से फ्रंट स्टेज की तरफ बढ़ा देती है। वही आप सबको इंतजार था तो सबसे लास्ट वाली मॉडल का, जो अभी आ ही रही थी कि तभी अरहान जो अब तक बैठा हुआ था उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी, वक्त के साथ तेजी गति से बढ़ रही थी कि तभी धीरे धीरे जो धुंधली आकृति सबको दिख रही थी आयशा की, वह अब सबको बहुत अच्छी तरह से विजिबल होने लगी थी। आयशा अपने हाथ वेव करते हुए एक जगह जाकर रुकती है और सभी को देखकर मुस्कुराते हुए नमस्कार करती है और सारी मॉडल्स को देखते हुए मुस्कुराहट पास करते हुए आगे आता है। और इस वक्त किसी की नजरें अगर थमी हुई थी तो वह था अरहान ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली की। 2 सालों बाद आयशा को देखकर सभी की मुस्कुराहट जो जहां पर थी जम गई थी। वह आयशा को देखा है, वही सुनंदा जी का हाल तो पूछो ही मत। वह 2 साल बाद आयशा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वहीं से हल घर के सभी मेंबर का था तो वहीं राजावत फैमिली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। आयशा अपने कदम आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे वह स्टेज की छोर तक जा रही थी तभी उसकी नजर मिलती है अव्यान से। उसको देखते ही आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है और वह उसे एक फ्लाइंग किस पास करती है, जिसके बदले में अव्यान मुस्कुराते हुए कैच कर लेता है। अब तक जो एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बैठा हुआ था आयशा को देखकर उसका इस तरह का रिएक्शन देखकर अर्नब और अरहान की गुस्से भरी नजरें उसके ऊपर जाकर दिख जाती है। सिर्फ अर्नब और अरहान की नहीं, सबकी ओबरॉय फैमिली के सभी सदस्य के नज़ारे उन पर टिक जाती है। वही आयशा ने एक नज़र अरहान की तरफ देखा भी नहीं था, वह एक जगह खड़ी हो जाती है। इसी के साथ जितनी भी मॉडल अब तक रैंप वॉक करके गई थी, जितनी भी डिजाइनर गई थी, वह सभी आकर वहां पर खड़ी हो जाती है। काशवी भी जब आयशा को देखते हैं तो उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। वह उसके पास जाती, उससे पहले ही अंशी आयशा के पास आकर गले लग जाती है और गले लगाते हुए बड़ी खुशी के साथ रहती है। तेरे रहते हुए कोई और कंपनी जीत ही नहीं सकती, तेरे डिजाइन्स इतनी खूबसूरत होते हैं आशु। अंशी की बात सुनकर आयशा की मुस्कुराहट बड़ी हो जाती है। वह जानती थी यहाँ पर ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली के सदस्य मौजूद हैं, लेकिन उसने एक नज़र किसी को नहीं देखा था, सभी लोग मौजूद थे। वही स्नेहा की नज़र भी आयशा पर जाती है। आयशा को देखकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक एक करके सभी मॉडल उतारते हुए अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहीं आयशा अपनी जगह से उतरने की उससे पहले ही उसके सामने एक हाथ आता है। आयशा अपनी नजर उठाकर सामने देखती है तो सामने अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु के देखकर आयशा मुस्कुराते हुए उसकी हाथ पर अपना हाथ रखकर उसके साथ सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली को इग्नोर करते हुए राजावत फैमिली के पास जाकर बैठ जाती है। वही अरहान की नजरें मानो जैसे जन्म से गई हो, उसके लिए यह पल, ये लम्हा थमसा गया। उसकी बीवी उसके सामने थी, उसकी जान उसके सामने थी, उसकी बेरी उसके सामने थी, लेकिन वह अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता था। वह आयशा को देख रहा था, कैसे इन 2 सालों में वह जरा भी नहीं बदली है, उसकी वह मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं बदली है। वह मुस्कुराते हुए आज भी वैसे ही खूबसूरत लगती है जैसे पहले लगती थी। वह आज भी वैसे ही लग रही थी वैसे पहले लगती थी। उसका चलने का स्टाइल, उसके मुस्कुराने पर उसके गालों में पड़ते वह डिम्पल उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। उसे सिल्वर कलर की डायमंड वर्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही अर्नब की आंखों में आंसू आ गया था। वहीं अब सभी फैमिली वाले आयशा की तरफ देख रहे थे, लेकिन आयशा ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने बगल में बैठी है से बहुत अच्छे से बातें कर रही था। वह राजावत फैमिली से भी काफी दूर बैठी हुई थी ताकि किसी को शक ना हो। हालांकि अंशी और आयशा में 1 साल का ही डिफरेंट था। अंशी आयशा से 1 साल बड़ी थी और आयशा 1 साल छोटी थी अंशी से, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों का फोन बेहद अच्छा था, एक बेस्टी की तरह था। आयशा भी अंशी से हर एक बार शेयर करती थी, हर एक चीज हर बात वह दोनों एक दूसरे से शेयर किया करती थी। वही आरव की नजरें इस वक्त अंशी पर टिकी हुई थी। अंशी को देखकर ना जाने क्यों उसकी दिल की घंटियां बजाने लगी थी। तभी एक बार फिर होस्ट अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पर आते हैं और माइक लेते हुए सभी की तरफ देखते हुए कहते हैं, प्लीज हैव ए अटेंशन प्लीज। मैं बेस्ट कंपनी को अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहूंगा अरहान सिंह राजपूत को, जो यहाँ पर मौजूद कंपनी को अवार्ड देंगे। अरहान गहरी सांस लेकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी जगह से उठता है और आकर होस्ट के बगल में खड़ा हो जाता है। हालांकि होस्ट डर रहा था अरहान को अपने बगल में देखकर, लेकिन फिर भी वह अनाउंसमेंट करते हुए एक कंपनी का नाम अनाउंस करता है जो कि शर्मा कंपनी थी। वह कंपनी आती है, अरहान उनको अवार्ड देता है और उसके बाद अरहान एक और कंपनी को अवार्ड देकर चेक देकर अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है। हालांकि उसका इन सभी चीजों का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह कर रहा था। उसकी नजरें तो इस वक्त सिर्फ आयशा पर टिकी हुई थी और आयशा किसी की तरफ देख ही नहीं रही थी।
इसी तरह एक बार फिर अर्नव को बुलाकर जो सेकंड पोजीशन पर कंपनी आई थी उनको अवार्ड देने को कहा जाता है और उन्हें लेकर अपनी जगह बैठ जाता है। अंबारी थी नंबर 1 की। होस्ट सबकी तरफ देखते हुए अपनी मजाकिया आवाज में कहता है, अब बारी है नंबर 1 कंपनी की, जिसको नंबर 1 बिजनेस का अवार्ड मिलेगा और बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिलेगा। मैं बुलाना चाहूंगा अव्यान राजावत को, वह आकर यहां पर नंबर 1 कंपनी एंड डिजाइनर को अवार्ड दे। अव्यान अपना को ठीक करते हुए अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आता है और मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखकर फिर एक नजर अपने हाथ में मौजूद उसे कार्ड को देखा है जिस पर नंबर 1 कंपनी और नंबर 1 डिजाइनर का नाम लिखा हुआ था। वह उसे नाम को देखकर मुस्कुराते हुए कार्ड को हाथ में फोल्ड करते हुए वापस रखता है और सभी की तरफ देखते हुए और होस्ट की तरफ देखकर कहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं नाम अनाउंस करने के लिए अपने फादर को यहाँ पर बुला सकता हूँ। अव्यान की बात सुनकर होस्ट हाँ कह देता है। आखिर कौन ही मना करना चाहेगा रॉयल फैमिली से जो था अव्यान। अव्यान अपने फादर यानी कि करण जी की तरफ देखते हुए कहता है, डैड प्लीज कम। करण जी अपनी जगह से खड़े होकर स्टेज पर आते हैं और अव्यान को देखकर मुस्कुराते हैं। अव्यान उनकी तरफ कार्ड बढ़ा देता है और माइक भी करण जी कार्ड को एक नजर देखकर खोलकर पते नहीं है और माइक लेकर सबकी तरफ मुस्कुराते हैं और फिर एक नजर उसे दिशा में देखते हैं जहां पर उनकी फैमिली के साथ साथ थोड़ी दूर पर आयशा भी बैठी हुई थी। ऐसा भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर करण जी कहते हैं, माई मोस्ट फेवरेट। इतना कहकर करण जी मुस्कुराकर सबको देखकर उसे दिशा में देखते हैं जहां पर इस वक्त आयशा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी और करण जी उसे दिशा में देखते हुए एक बार फिर कहते हैं, शी इज लिटिल जान ऑफ माई हार्ट, माई होल वर्ल्ड माई प्रिंसेस। आयशा जानती थी कि करण जी उसका ही नाम अनाउंस करने वाले हैं, इसलिए वह अपनी जगह से खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ने लगती है। स्टेज की तरफ पहुंचती कि उससे पहले अव्यान मुस्कुराते दौड़कर नीचे आता है और आयशा का हाथ थामकर उसे अपने साथ ऊपर ले चलने लगता है। आयशा भी उसकी इस हरकत पर मुस्कुराती है और उसके हाथ में अपना हाथ रखकर अपने कदम स्टेज की ऊपर की तरफ बढ़ा देती है और आगे जाकर करण जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और इसी के साथ उसे बेस्ट डिजाइनर एंड बेस्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। आयशा मुस्कुराते हुए करण जी के गले लग जाती है। करण जी भी उसे अपने गले से लगाकर उसके माथे पर प्यार से किस करते हैं और आयशा झुककर उनका आशीर्वाद लेती है और फिर वह अव्यान के गले भी लग जाती है। वार्ड रिसीव करती है। करण जी उसकी तरफ माइक बढ़ा देते हैं तो आयशा अपने हाथ में माइक पकड़ लेती है और सबकी तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में रहती है, थैंक यू सो मच मेरी डिजाइन्स इतना पसंद करने के लिए। और यह बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने पिता से बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर एंड बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिला है। ये हर बेटी के लिए बहुत किस्मत की बात होती है कि उसका पिता है उसे यह अवार्ड है। ओन्स अगेन शुक्रिया आप सबका। ऐसा कहकर वह अव्यान का हाथ थाम कर स्टेज से नीचे उतर जाती है। वहीं हर कोई शौक राजपूत और ओबरॉय फैमिली आयशा का करण जी को अपना पिता कहना न जाने क्यों सुनंदा की और शैलेश जी के दिल को चोट पहुंच गया। आयशा स्टेज से नीचे उतर कर जा ही रही थी कि तभी ओबरॉय फैमिली आगे आए। उससे पहले ही आयशा उन्हें कट करके उनके बगल से होते हुए राजावत फैमिली के पास जाकर कीर्ति जी के आशीर्वाद लेती है, अनिल जी और अनुष्का जी का भी आशीर्वाद लेती है। उसके बाद उसकी नजर अपने दादाजी यानी कुलभूषण जी और राम आचार्य जी की तरफ जाती है। आयशा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़कर आशीर्वाद ले लेती है। दादाजी भी खुशी के साथ उसे आशीर्वाद दे देते हैं और वह बाकी किसी से नहीं मिलती। सबने बहुत कोशिश की थी उससे बात करने की, लेकिन आयशा ने सभी को इग्नोर कर दिया था। आयशा अभी सबसे हंसते मुस्कुराते हुए बात कर ही रही थी कि वही स्टेज पर अरहान की नजरें आयशा पर बराबर जमीन हुई थी और वह आयशा से बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही आयशा अभिमन्यु और अभिषेक के साथ वहां से जा चुकी थी। इसी के साथ धीरे धीरे फंक्शन खत्म होने लगा था और सभी लोग अपने घर की तरफ चले जाते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज उन्हें आयशा मिलेगी यहाँ पर, लेकिन मिली तो मिली, लेकिन उसने किसी से बात ही नहीं की और ना ही ज्यादा किसी की तरफ देखा। लेकिन सबको एक बात बहुत ज्यादा खल रही थी, वह बात यह थी कि करण जी का आयशा को प्रिंसेस जान ऑफ माय हार्ट कहना बहुत चुप गया था। करण जी और अनिल जी का करारा जवाब शैलेश जी को। अब आगे आयशा इस वक्त राजावत फैमिली के साथ मौजूद थी। वह फौरन वहां से निकल जाती है। उसको एक कॉल आया हुआ तो उसके साथ अभिमन्यु और अभिषेक भी निकल जाते हैं। उनके पीछे रह जाती है तो फैमिली मेंबर्स जो ओबरॉय फैमिली थी, राजपूत फैमिली थी, राजावत फैमिली अपने कदम आगे बढ़ती कि उससे पहले ही ओबरॉय फैमिली की फीमेल हेड यानी कि कुंती जी राजावत फैमिली के सामने आकर कहती हैं, आप लोग आयशा को कैसे जानते हैं। करण जी कुंती जी को देखकर गहरी सांस लेते हैं और अपनी हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर लेते हैं और वही कीर्ति जी करण जी की हालत देखकर उनके मुट्ठी बांधे हुए हाथ पर धीरे से सहलाती है और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हैं तो करण जी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर कुंती जी की तरफ बिना देखे ही कहते हैं,
भला एक बाप अपनी बेटी को कैसे नहीं जानेगा। कुंती जी जो सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी, करण जी का जवाब सुनकर सभी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि तभी उनमें से सबसे पहले आगे आते हैं शैलेश जी। शैलेश जी आगे आते हुए कहते हैं, आयशा का असली बाप मैं हूं, तो ये बात होने का ढोंग मेरे सामने मत करो। शैलेश जी की बात सुनकर करण जी के होठों पर एक अजीब सी स्माइल उभरती है और वह शैलेश जी को देखते हैं जो बिल्कुल उनकी तरह ही दिख रहे थे, लेकिन कुछ डिफरेंट था तो उनके थोड़े भाव में और थोड़े चेहरे के नक्शे में और थोड़ा बहुत आंखों के रंग में। जहां आयशा की आंखें काली गहरी थी वहीं शैलेश जी की कत्थई थी, तो करण जी की काली गहरी आंखें थी। करण जी के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती है और वह शैलेश जी को ऊपर से नीचे देखते हुए थोड़े मजाकिया अंदाज में रहते हैं। ओ रियली, आयशा आपकी बेटी है? उनका इतना कॉन्फिडेंट भारत सवाल सुनकर शैलेश जी उन्हें देखते रह गए। वही कुंती की बस एक तक अपने सामने मौजूद करण जी को देखे जा रहे थे। करण जी को देखकर न जाने क्यों उन्हें एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। वही करण जी के साथ इस वक्त अनिल जी और अनुष्का जी भी मौजूद थे जो सभी फैमिली के सदस्य को देख रहे थे। उन्हें देखते हुए अनिल जी आगे आते हैं और शैलेश जी और पूरी ओबरॉय फैमिली को देखते हुए कहते हैं, आयशा हमारी बेटी है और इस बात का हमारे पास प्रूफ भी है। आप चाहे तो डीएनए टेस्ट भी कर सकते हैं। बड़े भैया और आयशा कभी या नहीं मैच होता है या नहीं, ये बात साबित हो जाएगी। वही अनिल जी की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि चलो ठीक है, गोद लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बात आगे डीएनए टेस्ट की। शैलेश जी को गुस्सा आ जाता है और वह अनिल जी और करण जी की तरफ देखते हुए बेहद गुस्से में रहते हैं। आयशा मेरी बेटी है, मेरी और सुनंदा की बेटी है। सुनंदा ने उसे जन्म दिया है और इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि वह हमारी बेटी है। शैलेश जी की बात सुनकर अनिल जी के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान आ जाती है और वह सभी की तरफ देखते हैं और फिर शैलेश जी की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, श्री शैलेश ओबरॉय, जन्म देने से कुछ नहीं होता। जन्म देने के बाद बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, न कि उन्हें तिरस्कार कर अलग कर दिया जाता है। शैलेश जी जो अभी तक कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे थे, गुस्से में जवाब दे रहे थे, अब उनका गुस्सा और उनका कॉन्फिडेंट कहीं गायब हो जाता है। उनका सर झुक जाता है। सही तो क्या रहे थे, क्या गलत कहा उन्होंने? पैदा करने से कुछ नहीं होता, ठीक है पैदा किया अच्छी बात है, लेकिन पाल पोस कर बात भी करना बहुत बड़ी चीज होती है। शैलेश जी का झुका हुआ सर देखकर करण जी मुस्कुराते हुए उनको देखते हुए कहते हैं, क्या बात है? शैलेश ओबरॉय का सर झुक गया। बड़ी कमाल की बात हुई। सिर्फ शैलेश ओबरॉय का ही नहीं, यहाँ पर मौजूद हर एक शख्स का सर झुक गया है। कमाल की बात है। अभी तो बड़ा सीना तान के कह रहे थे आपकी आयशा मेरी और सुनंदा की बेटी है, सुनंदा ने उसे जन्म दिया है। जन्म देने से कुछ नहीं होता, जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। आयशा को पाला है मेरी कृति ने, उसे एक माँ का प्यार दिया है, एक माँ का आंचल दिया है। मैंने एक बाप की तरह उसे संभाला है, न कि तुम्हारी तरह जो 3-4 साल की बच्ची पर तरस न खाकर उसे हॉस्टल में डाल दो और यह भी देखने तक ना हो कि वह जी रही है या मार रही है, वह कैसे सरवाइव कर रही है, ये चीज तक देखने नहीं आया कोई, और आज यहाँ पर बात हो रही है कि वह मेरी बेटी है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आखिरी बात कहते हुए शैलेश जी की तरफ देखते हुए करण जी बेहद गुस्से में आ गए थे। वह पूरे परिवार की तरफ देखते हुए बेहद नफरत के साथ रहते हैं। आयशा को भले जन्म मेरी कृति ने न दिया हो, लेकिन वह उसकी सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है और आयशा मेरी बेटी है। ये बात मैं तुम्हें मेडिकल भी प्रूव कर सकता हूँ। किसी भी डॉक्टर को बुलाओ, मेरा और आशा का डीएनए टेस्ट करो, ना मैच हो तो बोलना 100% में से 100% मैच होगा। मैं ये तुम्हें लिख कर देता हूँ, तब बात करना कि आयशा मेरी बेटी है कि नहीं। ऐसा कहकर करण जी वहां से कीर्ति जी का हाथ थाम कर चले जाते हैं। उन्हीं के पीछे अनुष्का और अनिल जी भी चले जाते हैं। वहां खड़ी रह जाती है तो सिर्फ और सिर्फ राजपूत फैमिली और ओबरॉय फैमिली में सभी के सर झुके हुए थे। शैलेश जी जो काफी देर से सीना तान की बात कर रहे थे, जब उन्होंने करण जी की बात सुनी तो उन सभी का सर झुक गया था। करण जी और अनिल जी ने बराबर से बहुत अच्छे से उनका जवाब दिया था, लेकिन घर वालों के दिल में एक और बात बहुत अच्छे से घर कर गई थी कि आखिर किस बेस पर करण जी ने ये कहा कि आयशा उनकी बेटी है। उनका और आयशा का डीएनए मैच कराया जाए तो 100% में से 100% मैच होगा, चाहे वह किसी भी डॉक्टर को बुलाकर करवा ले, चाहे वह ओबरॉय फैमिली का हो, चाहे वह राजपूत फैमिली का डॉक्टर। किसी से भी डीएनए टेस्ट करवा ले, रिजल्ट वही आएगा जो उन्होंने बताया है। कुंती की जो वही खामोश खड़ी थी, करण जी की बात सुनकर उनके मन में गहरी शंका पैदा हो गई। वह कुलभूषण जी की तरफ देखती है तो कुलभूषण की खामोशी से सबकी तरफ देख रहे थे। सबका झुका हुआ सर देखकर उनके चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट आ जाती है और वह सभी को देखते हुए बेहद तंजीर अंदाज में रहते हैं।
क्यों शैलेश अब क्यों खामोश हो गए, जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? कारण की बातों का करण ने बिल्कुल सही तो सवाल किया है, तुमसे क्यों जवाब नहीं दिया? अभी तो बड़ा सीना तानकर कह रहे थे कि आयशा मेरी बेटी है और उसे जन्म सुनंदा ने दिया है, लेकिन जब तुमने कारण की बात सुनी कि वह इस बात का दावा कर रहा है कि 100% में से 100% DNA मैच हो सकता है उसका और आयशा का, तो तुम खामोश क्यों हो गए? तुम तो आप हो उसके, तुम्हारा DNA भी तो मैच होता होगा ना। शैलेश जी को अपने पिताजी की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह जानते थे इससे पहले भी कभी भी आयशा को जरूरत पड़ी थी ब्लड की। एक दफा जब उसके साथ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तब उसे ब्लड की जरूरत पड़ी थी, तो शैलेश जी ने रिपोर्ट में देखा था उनका और आयशा का 50% DNA मैच होता था। हालांकि वह उसके सके फादर थे, लेकिन उसके बावजूद उनका 50% दाना मैच होता था आयशा से। लेकिन यहाँ तो कारण जी ने 100% की बात कही है। 100% की बात कोई आम बात नहीं होती। जनवरी बात की जाए तो खासतौर से ऐसा नहीं होता। 100% बहुत कम लोगों का मैच होता है अपनी फैमिली मेंबर से DNA। और करण जी का इतनी कॉन्फिडेंट के साथ यह बात कहना न जाने क्यों शैलेश जी को ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या आखिर उन्होंने जो कहा वह सच है। शैलेश जी को खामोश देखकर, बाकी परिवारों को खामोश देखकर कुलभूषण जी सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है सुनंदा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी? अरे बोलोगी भी कैसे, कोई दूसरा शब्द? तुम्हारी बेटी को प्यार कर रहा है तो तुमसे देखा नहीं जा रहा है, अपनी सगी औलाद से बढ़कर मार रहा है तो तुम लोगों से देखा नहीं जा रहा, लेकिन बात जताने की आई तो तुम लोगों ने जाता ही दिया, बात ही दिया तुम लोगों ने कि आखिर तुम लोग उसके माता पिता हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम के। अरे वह इस घर में रहकर खुश नहीं थी, किसी दूसरे परिवार में रहकर खुश है, तो तुम लोगों से उसकी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? ठीक किया उसने, आज तुम सबको इग्नोर करके तुम लोग इसी लायक हो। कभी उसे प्यार भरी नजरों से देखा नहीं जब तुम लोगों के पीछे भाग करती थी, वो छोटी सी बच्ची तुम लोगों के प्यार के लिए तरस करती थी। आज जब उसने पीछा छोड़ दिया तो तुम लोग उसे पर हक जाता रहे हो, कभी उसके रहते हुए तो हक नहीं जाते कि हाँ तुम मेरी बेटी हो। हमेशा स्नेहा पर ध्यान दिया, काश अगर तुम लोगों ने वक्त रहते संभाल लिया होता, अपनी दोनों बेटियों को, अपने बच्चों को संभाल लिया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। सुनंदा बहू। दादाजी इस वक्त बेहद गुस्से में थे, लेकिन जो भी वह कह रहे थे बिल्कुल हकीकत बात थी, वह बिल्कुल सच था। दादाजी के मुंह से एक बार फिर स्नेहा ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह विराज का हाथ कस के पकड़ लेती है। विराज उसे देखकर संभलता है और संभालते हुए दादाजी की तरफ देखा है। आखिर सच ही तो कहा था दादाजी, हमेशा आयशा उनके पीछे भाग करती थी, भाइयों के पीछे भाग करती थी अपने की, कम से कम उसके भाई तो उसके ऊपर ध्यान दे, उसे प्यार करे, लेकिन कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं। विराज ने हमेशा नफरत के साथ आयशा को देखा था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और उसे एक्सीडेंट का जिम्मेदार वह आयशा को मानता था। और यह बात जब से क्लियर हुई तब से विराज के दिल में बहुत ज्यादा गिल्ट था, इस गिल्ट में दब रहा था। लेकिन कहते हैं ना पछताने से क्या फायदा, जब कुछ चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली कहावत ओबरॉय फैमिली पर बैठी है। हालांकि पछतावा तो राजपूत फैमिली को भी था, लेकिन राजपूत फैमिली के कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्हें आयशा बेहद पसंद थी, लेकिन जो भी हादसे उनके सामने हुए, जिस तरह से पेश किए गए थे, उन सभी को मानकर सच वह लोग आयशा को गुनहगार मान बैठे। कभी किसी ने इस चीज की तह तक जाने की कोशिश नहीं की। वही अर्नब भी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए सबको देख रहा था। वह अपने कदम फौरन बाहर की तरफ बढ़ा देता है, उसके पीछे ही एक एक करके सभी फैमिली मेंबर निकलने लगते हैं। दादरी तो सबसे पहले ही चले गए थे, लेकिन यहाँ पर राजपूत फैमिली के दादाजी नहीं आए थे, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, वह बीच में ही चले गए थे। उन्होंने आयशा को नहीं देखा था, न ही उनका सामना हुआ था। दादाजी आयशा को बहुत मानते थे, राजपूत फैमिली के दादाजी। शोभत दादाजी का आदेश। विराज ने हमेशा नफरत के साथ आयशा को देखा था। क्यों? क्योंकि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया था और उसे एक्सीडेंट का जिम्मेदार वह आयशा को मानता था। और यह बात जब से क्लियर हुई तब से विराज के दिल में बहुत ज्यादा गिल्ट था, इस गिल्ट में दब रहा था। लेकिन कहते हैं ना पछताने से क्या फायदा, जब कुछ चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली कहावत ओबरॉय फैमिली पर बैठी है। हालांकि पछतावा तो राजपूत फैमिली को भी था, लेकिन राजपूत फैमिली के कुछ मेंबर ऐसे थे जिन्हें आयशा बेहद पसंद थी, लेकिन जो भी हादसे उनके सामने हुए, जिस तरह से पेश किए गए थे, उन सभी को मानकर सच वह लोग आयशा को गुनहगार मान बैठे। कभी किसी ने इस चीज की तह तक जाने की कोशिश नहीं की। वही अर्नब भी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए सबको देख रहा था। वह अपने कदम फौरन बाहर की तरफ बढ़ा देता है, उसके पीछे ही एक एक करके सभी फैमिली मेंबर निकलने लगते हैं। दादरी तो सबसे पहले ही चले गए थे, लेकिन यहाँ पर राजपूत फैमिली के दादाजी नहीं आए थे, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, वह बीच में ही चले गए थे। उन्होंने आयशा को नहीं देखा था, न ही उनका सामना हुआ था। दादाजी आयशा को बहुत मानते थे, राजपूत फैमिली के दादाजी। आयशा की बुआ जी भी मौजूद थी, उन्होंने आयशा को देखा था, लेकिन आयशा ने सबको इग्नोर कर दिया था। एक तरह से सबको सिर्फ और सिर्फ दादरी से मिली थी, दादाजी के अलावा वह किसी से नहीं मिली थी। वहीं दूसरी तरफ
किसी का हाल अगर हद से ज्यादा बुरा था वह था अरहान। अपने सामने अपने प्यार को देखकर वह भी 2 साल बाद वह गले नहीं लग पाया। कितना बेबस महसूस कर रहा था वह खुद को। इस वक्त बहुत ज्यादा उदास था। वह दौड़ते हुए फॉरेन बैंक्वेट हॉल से बाहर आता है तो इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था। मीडिया भी वहां से जा चुकी थी। वहां पर अगर था तो सिर्फ और सिर्फ सबकी कार खड़ी थी वहां पर और कुछ बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। अरहान भागते हुए वहां आता कि उससे पहले ही आयशा उसकी कर उसे जाते हुए देखा। उसने आयशा की कर को जाते हुए देखकर वो फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागकर जाता है और अपनी गाड़ी की डोर ओपन करके उसमें बैठकर तेजी के साथ आयशा की कर का पीछा करने लगता है। लेकिन अभिषेक और अभिमन्यु की नजर बहुत तेज थी। उन्होंने पहचान लिया कि कोई उनकी कर का पीछा कर रहा है, इसलिए वह लोग काफी चालाकी के साथ वहां से ऐसे गायब हुए जैसे वहां थे ही नहीं। बीच सड़क पर अरहान अपनी कर रोककर खड़ा हो गया और कर से बाहर निकालने के बाद वह उसे 3 रास्ते को देख रहा था। जिस रास्ते से वह भी बार बार वापस आ जा रहा था उसे आयशा की कर कहीं नहीं दिखाई दी। ये देखकर वह गहरी सांस लेता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी कस के बंद करके एक जोरदार की कर की टायर पर मरता है और चीखते हुए वहीं बैठ जाता है। काफी देर तक वह ऐसे ही बैठा रहता है और उसके बाद वह अपने होश में आता है और दोबारा से अपनी कर में बैठकर कर को ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़कर वहां से अपने विला की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयशा इस वक्त राजावत विला में मौजूद थी और हॉल का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह काफी परेशानी में आई हुई थी, उसकी सांस फूली हुई थी। वह दौड़कर आई थी, वह काफी ज्यादा परेशान थी। उसकी आंखों से उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वह बहुत ज्यादा परेशान है। और यहाँ आकर मंजर ही कुछ अलग था क्योंकि फोन पर उसे कुछ और बताया गया था और यहाँ आकर वह कुछ और देख रही थी। सामने का माहौल बेहद खुशनुमा था। शांति मन भी मौजूद थी, वह आज ही अभी आई थी लंदन से और वही उनके साथ मफिन और कप केक भी मौजूद थे। रात के 12 बजे रहे थे और वह दोनों मस्ती के मूड में थे। वही दादाजी और दादी जी भी मौजूद थी। आयशा को देखकर मुस्कुराते हुए वह अपनी जगह से खड़े होते हैं। आयशा दौड़कर दादाजी के गले लग जाती है। दादाजी उसे बधाई देते हैं तो ऐसा मुस्कुराते हुए दादाजी का आशीर्वाद लेकर फिर दादी जी की गले लगाकर उनका आशीर्वाद लेती है और शांति माँ के करीब जाकर उनके भी गले लगाती है और उनका भी आशीर्वाद लेती है। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। अभी थोड़ी देर हुआ था कि एक के बाद एक कर आकर रुकती है और करण जी, कीर्ति जी, अनिल एंड अनुष्का जी कर से उतरते हैं। इस वक्त करण जी काफी गुस्से में थे और वह गुस्से में विला में इंटर करते हैं। उनके साथ ही अनिल जी का भी मूड थोड़ा खराब था क्योंकि वहाँ जो कुछ भी हुआ था वह घर में बात कर किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। वह जैसे ही एंट्रेंस गेट पर आते हैं तो सभी के खिलखिलाना की आवाज सुनकर सबके कदम रुक जाते हैं। कारण जी और अनिल जी एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने होठों पर हल्की मुस्कुराहट सजाते हुए अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देते हैं जहां इस वक्त लिविंग हॉल में दोनों बच्चे खेल रहे थे। उनके साथ अभियान की वाइफ अमृता भी मौजूद थी। वह भी सबके साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। वह भी आयशा को आकर बधाई देता है। आयशा भी उसके गले लगाकर मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है। करण जी, अनिल जी, अनुष्का जी और कीर्ति जी अंदर आते हैं तो दादाजी करण जी के आंखों से पता लगा लेते हैं कि जरूर वहां कुछ ना कुछ हुआ है क्योंकि करण जी की आंखें लाल थी और दादाजी अपने बेटे की छोटी सी छोटी हरकत भी बहुत अच्छे से नोट कर लिया करते थे। यही हाल था, उन्होंने नोटिस कर लिया था कि कैसे करण जी गुस्सा है। खैर धीरे धीरे सभी लोग अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि दोनों बच्चे भी खेलते खेलते थक चुके थे और सो गए थे। ऐसे उन्हें लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसी के साथ शांति मन भी चली जाती है। शांति माँ और आयशा एक ही रूम में रहते थे क्योंकि रात के वक्त बच्चे अक्सर परेशान किया करते थे, इस वजह से शांति मन हमेशा आयशा के साथ रुकती है। आयशा की जाने के बाद अव्यान अमृता को लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है क्योंकि उसके पापा ने उसको इशारा किया था। यह महसूस करके वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है क्योंकि अमृता भी प्रेग्नेंट थी। 7 से 8 महीने होने वाले थे उसकी प्रेगनेंसी को और इस दौरान उसे काफी आराम की जरूरत पड़ती थी और चलने में भी प्रॉब्लम होती थी। वह उसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ लेकर जाता है और उन दोनों की जाने के बाद करण जी जो अब तक झूठी मुस्कुराहट सजा हुए थे वह गुस्से में अपने पिताजी की तरफ देखते हैं तो उनके पिताजी उनका गुस्सा समझकर उनके कंधे पर हाथ रखते हैं तो कारण जी उनके गले लग जाते हैं। वही शोभित जी भी अपने बेटे को अपने गले से लगा लेते हैं और उनके कंधे को सहलाते हुए उन्हें शांत करने लगते हैं। वही करण जी थोड़ी देर बाद अपने पिताजी से अलग होते हैं तो पूरी बात अपने पिताजी को बताते हैं। पूरी बात जानने के बाद दादाजी बेहद गुस्से में आ जाते हैं और वह सबकी तरफ देखते हुए अपना आदेश सुनाते हुए कहते हैं, वक्त आ गया है सबको सच से रूबरू कराया जाए और 2 दिन बाद ही पार्टी का ऐलान करो कि राजावत फैमिली इंडिया में आ चुकी है और राजावत फैमिली की तरफ से हर एक बिजनेसमैन को पार्टी तो ओबरॉय फैमिली और राजपूत फैमिली को पार्टी भी देना ताकि वह यहाँ आए और देखे कि शोभित राजावत वापस आ चुका है। ऐसा कहकर वह अपनी बीवी अनुप्रिया जी के साथ अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वही करण जी और अनिल जी एक दूसरे को देखकर अपने पिताजी की बात मानते हैं और फिर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं क्योंकि कल ही सारी चीज बहुत अच्छे से करनी थी और सभी
बिजनेसमैन को इनविटेशन देना था, एक ही दिन का वक्त था, काफी सारी चीज बहुत अच्छे से करनी थी, सारा इंतजाम उन्हें बढ़िया से बढ़िया करना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा, बाय गाइस।